पहली बात तो ये देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी होती क्या है। इट्स बेसिकली प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, किस तरह ह्यूमंस बिहेव करते हैं अपनी वर्क प्लेस एनवायरनमेंट्स में। ठीक है, क्या उनको वहाँ पर स्ट्रेसेस आ सकते हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं, इस किस्म की चीज़ें। ठीक है, एक मिनट, मेरा माइक शायद थोड़ा सा सेट होने वाला। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है, चलो ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है ना, दैट इज कंसिडर्ड बाय 3 dimensions. वन इज द टेक्निकल डिमेंशन, ठीक है, जिसमें आपके सारे जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं काम के। ठीक है, एक उसका ह्यूमन एस्पेक्ट है, तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो ह्यूमन डिमेंशन पे एम्फसाइज करते हैं। फिर इनका क्या रोल होता है, जो इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, ये क्या करते हैं, बेसिकली रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, जो एम्प्लॉयज हैं और जो उनकी वर्क एनवायरनमेंट है। ठीक है, उसको दे लुक एट हाउ जॉब सेटिस्फैक्शन कैन इंक्रीज, उसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, सब चीज़ें। ठीक है, तो अब क्योंकि हमारा ये टॉपिक थोड़ा सा नैरो है इन टर्म्स ऑफ इट्स एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये फील्ड बहुत ब्रॉड है, लेकिन हमारे यानी कि सिर्फ कुछ चीज़ें हैं तो हम बस उन्हीं पे फोकस करेंगे। ठीक है, अच्छा, पहली बात आ जाती है कल्चर। अब आपको पता है हर जिस तरह हर एक मुल्क का, हर सोसाइटी का एक कल्चर है, उसी तरह हर एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी एक कल्चर होता है। ठीक है, अगेन जिस तरह नॉर्मली जब कल्चर शेयर्ड सेट ऑफ वैल्यू या शेयर्ड बिलीव्स, तो इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर भी इट्स अ सेट ऑफ बेसिक असम्पशंस जो उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स उसको ओन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि कल्चर के कुछ एलिमेंट्स हैं, और ये सेम एलिमेंट्स हैं जो आपको किसी भी सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर आप बात करो तो आपको जो कल्चर के एलिमेंट्स हैं वही सेम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के एलिमेंट्स हैं। लैंग्वेज हो गई, उसका उन लोगों का क्या आना बैठना है, क्या प्रेफर्ड स्टाइल है, फॉर्मल कल्चर है, इनफॉर्मल है, लैंग्वेज कैसे यूज करते हैं, ड्रेस कैसा इस्तेमाल करते हैं। सामने देखा होगा अक्सर जो कॉर्पोरेट्स हैं या कॉर्पोरेट कल्चर, वहाँ पे बड़ा 3 पीस सूट और इस तरह की एक खवातीन भी एक पर्टिकुलर वे में ड्रेसअप होती हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। ठीक है, लेकिन जो आप इंडिपेंडेंट जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं या जो इस तरह सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वहाँ पर एक इनफॉर्मल सेटिंग में लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इवन गेटअप भी उनका ड्रेस भी थोड़ा इनफॉर्मल होता है। ठीक है, इस तरह फिर कुछ नॉर्म्स होती हैं। अब जब हमने बात की थी सोशल नॉर्म्स की, थोड़ा सा आपने इसको सोशियोलॉजी से भी लिंक करना है कि जब लोग ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, कुछ ग्रुप नॉर्म्स डेवलप हो जाती हैं, कुछ सोशल नॉर्म्स डेवलप होती हैं, तो अगेन वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फिर वैल्यूज़ क्या हैं, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स सिमिलर चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर ये कि उस ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक प्रेमिस क्या है। अक्सर आपने देखा होगा, आप जब किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ उनका एक मोटो लिखा होता है कहीं पे फ्रेम होके, जहाँ सबकी नज़र पड़ती है नॉर्मली उनके रिसेप्शन एरिया में। दैट इज़ द बेसिक फिलोसफी विच ड्राइव्स देम। ठीक है, उसकी बेस पे वो अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। फिर एक होती है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, जिस तरह हमारी नॉर्मल फिजिकल क्लाइमेट होती है, उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन की भी क्लाइमेट होती है कि आपको वो कैसी फील दे रही है, वो वेलकमिंग है, सपोर्टिव है, या वहाँ पर कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ सब अपना अपना काम करते हैं, बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक सा माइंडसेट होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं कल्चर के। अब इनको थोड़ी सी हम एक थेरी के तहत देख लेते हैं जी। हॉफस्ट्रीट था, उसने बहुत रिसर्च करके 70 टॉप कंपनीज पे उसने काम किया, देन ही केम अप विद 4 डिफरेंट एलिमेंट्स व्हेन इट कम्स टू कल्चर। पहली चीज उसने कहा कि पावर डिस्टेंस होता है, कि क्या पावर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या वहां पर कुछ कहते हैं ना कि गैप है पावर के बीच में, या पावर डिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा, अब उसने हॉफस्ट्रीट जो है ना, उसने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को रेप्लिकेट किया ऑन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, जिस तरह उसने एग्जांपल दी कि, अच्छा बाकियों को भी देख लेते हैं पहले। मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी, अगेन वेरी सिंपल, कि क्या कुछ कल्चर्स बड़े मेल डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे यहाँ आम तौर पे हमें मेल डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, जहाँ पर वो एक पैट्रियार्कल सिस्टम है या वो एक स्टेट कल्चर है, इस तरह का बना हुआ। ठीक है, बहुत कम होती हैं ऐसी वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें आपको थोड़ी सी नजर आ जाती है कोई फेमिनिन एस्पेक्ट। नॉर्मली आपको पता है कि कम्पिटिटिवनेस या एग्रेसिवनेस, इस तरह की चीज़ें मेल कैरेक्टरिस्टिक समझे जाते हैं, और जो फीमेल्स हैं उनको
जो है वो अच्छा वो फील्ड वर्क में ना जाएं क्योंकि उनकी और भी हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दे आर मोर टेकन इन द सेंस कि वो एक केयरिंग रोल रखेंगी, मतलब क्योंकि उनका लाइफ में वो रोल है तो ऑर्गेनाइजेशन में भी उनको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टारगेट्स और इस तरह की चीज़ें नहीं दी जाती हैं बिकॉज दे हैव सर्टेन लिमिटेशंस। ठीक है, होती भी हैं ऐसी कई फीमेल्स हैं जिनको ट्रैवल की लिमिटेशंस हैं, दे कांट मूव टू अनदर सिटी बिकॉज ऑफ देयर फैमिलीज, या उनके बच्चे छोटे हैं, उनको जल्दी घर जाना है, उनको इस तरह के काम करने हैं। ठीक है, या फिर ऑब्वियसली व्हेन दे गो थ्रू ऑल ऑफ दोज चेंजेस तो उनको लीव्स चाहिए, मैटरनिटी लीव चाहिए, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, अच्छा इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म, अगेन हमने ये बात पहले भी की थी, कल्चर्स में किस तरह डिफरेंस होता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी ये चीज़ नजर आती है जिसमें मैंने अभी बात की कि कुछ इंडिविजुअलिस्टिक सा कल्चर होगा जहाँ पे इंडिपेंडेंटली लोग काम करे होंगे, दूसरी तरफ लोग ज़्यादातर ग्रुप्स में काम करे होंगे, ज़्यादा कोहेसिवनेस होगी, टीम वर्क होगा। ठीक है, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस का मतलब है कि कुछ ऐसे कल्चर्स होते हैं जहाँ जो इतने रिस्क टेकिंग नहीं होते, दे ट्राई टू अवॉइड एम्बिगुइटीज एंड अनसर्टेनिटीज एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू इमेजिन सऊदी अरेबिया, ठीक है, वहाँ पे अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की बात करें तो इट विल रिफ्लेक्ट द काइंड ऑफ कल्चर दैट दैट कम्युनिटी हैज़। ठीक है, किसी हद तक अब वहाँ पर पावर डिस्टेंस इंडेक्स जो है वो ज़्यादा होगा, मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी में मैस्कुलिनिटी का इंडेक्स ज़्यादा होगा। ठीक है, इंडिविजुअलिटी कलेक्टिविज्म में इंडिविजुअलिज्म कम होगा, कलेक्टिविज्म ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस की बात करें तो वो ज़्यादा होगी क्योंकि वो एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है। ठीक है, इसी तरह अगर हम किसी यूरोपियन कंट्री की बात करें, एक डेवलप्ड मुल्क की जैसे नेदरलैंड्स की बात करें, तो हाँ वहाँ पर हम देखेंगे कि जी पावर डिस्टेंस इतना नहीं है, इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा है, फेमिनिटी भी ज़्यादा दिखती है या बैलेंस है। ठीक है, और जो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस है वो भी मॉडरेट लेवल पर है, जितनी एक उसके तरह रीजनेबल हद तक। ठीक है, अच्छा अब कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के ना डिफरेंट थेरीज हैं। अब ये भी एक थेरी है जो नीचे रेफरेंस दिया हुआ है, क्वेन एंड कैमरून, अगर आपको याद रह जाता है तो आप लिख सकते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये बड़े इंटरेस्टिंग है। पहली चीज़ है क्लैन कल्चर। आपने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देखी होंगी जो बड़ी दे आर लाइक फैमिली लाइक ऑर्गेनाइजेशन, जो उनमें ऐसे उनके बॉन्ड्स होते हैं और उनके इस तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पे सिमिलर इंटरेस्ट्स हैं, सिमिलर लेवल ऑफ कमिटमेंट है, और वो कहते हैं कि जी हमें हम सब लोगों का इक्वल लेवल ऑफ कमिटमेंट है। ऐसा नहीं है कि जो ओनर है वो ज़्यादा कमिटेड है काम से और जो जूनियर लेवल के वर्कर्स हैं वो इतने नहीं है। वाई? बिकॉज दे हैव दिस शेयर्ड सेंस ऑफ वैल्यूज, बिल्कुल ऐसी जैसे एक फैमिली में होता है। ठीक है, एडहॉकरी कल्चर जो है ना, सॉरी एडहॉक्रेसी कल्चर, इसमें क्या होता है कि पीपल वांट टू क्रिएट सम न्यू स्टैंडर्ड्स, वो इनोवेट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे जो आइकन्स बने हुए उनसे भी आपको क्लियर हो रहा होगा, एंड द रीजन आई यूज दिस इज बिकॉज हमें अक्सर चीजें विजुअली याद रह जाती हैं। ठीक है, तो ये करते हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग देयर प्रोसेसेस, वो रिन्यूअल की तरफ जा रहे हैं, प्रोसेस इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जो मार्केट कल्चर है ना, ये क्या करते हैं, ये compete कर रहे होते हैं मार्केट स्टैंडर्ड से। ठीक है, मार्केट में क्या चल रहा है, हमारे कंपेटिटर्स क्या करें, हमने उनको बीट करना है। अब आपने अक्सर ये देखा होगा टीवी पे ऐड जाते हैं, ये जो बेवरेजेस की कंपनीज होती हैं ये हर वक्त एक दूसरे को कर रहे होते हैं, दे आर पुटिंग ईच अदर डाउन। ठीक है, डिफरेंट टैक्टिक्स इस्तेमाल करके। तो इस तरह ही कंपनीज में क्या होता है, मार्केट कल्चर, दे हैव टू थ्राइव इन द मार्केट, और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी या तो प्राइसिंग को चेंज करेंगे, मार्केटिंग को करेंगे एनहांस उस तरीके से कि हम अपने कंपेटिटर्स को बीट कर सकें। फिर आता है हायरार्की कल्चर। अब ये कल्चर है सबसे ज़्यादा जो हमें अपने गवर्नमेंटल सेटअप से मिलता है, या जिस तरह हम ब्यूरोक्रेसी करें वहाँ हमें ये नज़र आता है कि इधर क्या होता है कि जो वर्क एनवायरनमेंट है वो बड़ी वेल डिफाइंड है, बड़ा एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट है, एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है, हर काम करने का एक पर्टिकुलर तरीका है। अब आपने कुछ भी करना है, आपको फाइलें निकाल के देखना पड़ेगा, अच्छा इसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। ठीक है, जो सारी सरकारी खाते होते हैं वो सब चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर एक जो हायरार्की इस तरह से भी है कि यू कैन नॉट अप्रोच द अपरमोस्ट पर्सन डायरेक्टली। ठीक है, आप में पहले एक चेन है, उससे आप गुजर के जाएंगे। ठीक है, तो ये हायरार्की कल्चर सिर्फ स्ट्रक्चर में नहीं है उनके, लेकिन इट्स इन देयर वैल्यूज एज वेल। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे मिली थी कि वो कहता है कि जो इस तरह के टाइप्स ऑफ कल्चर्स है ना, उनमें अब लीडर्स कैसे होंगे और उनकी ओरिएंटेशन कैसे होगी, आप डिटेल में बेशक देख लेना, ये वही सारी बातें हैं जो मैंने बोली हैं। ठीक है, कि जो क्लैन कल्चर का लीडर होगा वो बड़ा फैसिलिटेटिव होगा, क्योंकि उसने तो एक फैमिली लाइक एनवायरनमेंट रखना ना, कोलैबोरेट करेगा लोगों से, लोगों की कैपेसिटी पे काम करेगा। जो
एडहोक्रेसी कल्चर है वो इनोवेट करने पे आएगा, वहाँ पे ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप होगी, एजिलिटी होगी, जैसे हम स्टार्टअप्स में देखते हैं। स्टार्टअप कल्चर ये होता है ना, बेसिकली आप एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उस पर विजन सेट करते हैं, देन यू इनोवेट टुवर्ड्स दैट। अच्छा, इसी तरीके से जो हमारा मार्केट कल्चर मैंने बताया वो कंपटीशन पे थ्राइव कर रहा होता है, उसका जो लीडर होगा वो ज़्यादा हार्ड ड्रिवन होगा, रिजल्ट्स चाहिए उसको, ठीक है, मार्केट शेयर चाहिए उसको, गोल डायरेक्टेड काम करेगा, प्रॉफिट के पीछे जाएगा, ठीक है, कैपिटलिस्टिक उसका माइंडसेट होगा। जो हायरार्की वाला लीडर होगा वो ज़्यादा कंट्रोल रखेगा, बिकॉज हमने बात की कि वहाँ पर क्या है, देयर आर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंस में नहीं लिखा कि मैं एग्जांपल से समझाने के लिए कह रही हूँ, हमारे यहाँ एक टिपिकल कल्चर है, ठीक है, तो हो सकता है कि बहुत एफिशिएंट स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स हैं, तो चीज़ें बड़ी सिस्टमैटिकली होती हैं, बड़ी टाइमली होती हैं, ठीक है, इसकी पॉजिटिव्स भी हैं। अच्छा, अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन की। आपको याद होगा हमने सोशल साइकोलॉजी में ये चीज़ पढ़ी है, सोशलाइजेशन क्या होगी, देखो अपनी कल्चर, अपनी सोसाइटी, अपनी ग्रुप नॉर्म्स में अकोमोडेट करना, उसको उनका आदी करना, ठीक है, सोशलाइज करवाना। जिस तरह आप एक बच्चे को जब पहले दिन होता है स्कूल का, आप उसको लोगों से तारफ करवाते हो कि अच्छा ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा ये माहौल में ढल जाए, ये चीज़ होती है सोशलाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन, अगेन वी आर जस्ट लुकिंग एट द सेम ओल्ड कॉन्सेप्ट्स, लेकिन हम सिर्फ अब उनको एक ऑर्गेनाइजेशनल लेंस से देख रहे हैं। अब जब बंदा एक आपने हायर करना है, नया बंदा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हायर करते हुए आप ये चीज़ ध्यान में रखोगे कि यार क्या यह बंदा हमारे कल्चर के साथ फिट होता हुआ लग रहा है, क्या इसकी वैल्यूज, क्या इसकी एक्सपेक्टेशंस हमारी कल्चर के साथ मैच करी हैं। लाइक आई वाज वंस इन अ जॉब इंटरव्यू, वहाँ मुझसे पूछा गया कि आपकी आइडियल वर्क प्लेस क्या है, कैसी है आपकी आइडियल वर्क प्लेस। तो मैंने कहा कि ऐसी जहाँ बहुत एक रिलैक्सिंग सा माहौल हो, कोलैबोरेटिव हो, और इंस्टेड ऑफ कम्पीटिंग अगेंस्ट ईच अदर वी फोकस ऑन टीम वर्क। और वहाँ पर जो है ना वो अच्छा एक मतलब कैजुअल सा माहौल है जहाँ प्रोडक्टिविटी आपकी बेहतर हो सके, एंड नॉट कि आप कॉन्स्टेंटली जो है वो वर्क प्लेस पॉलिटिक्स में फंसे हुए हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारा कल्चर बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप चाहती हैं। हमने तो यहाँ पर टेबल टेनिस और ऐसी चीज़ें भी रखी हुई, हम ब्रेक में वो खेलते हैं और हम बिल्कुल एक फैमिली की तरह हैं। तो उनका क्लैन कल्चर था, तो उनको लगा कि मैं उनके कल्चर के साथ फिट हूँ, दैट्स व्हाई दे कंसिडर्ड मी एन अप्रोप्रिएट पर्सन, ठीक है। तो इस तरह से आप डिटरमिन करते हो कि यार उस बंदे की क्या वैल्यूज हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, और हम उसको क्या ऑफर कर सकते हैं। अच्छा, अब जब आप हायर कर लेते हो, देन कम्स द प्रोसेस ऑफ ऑन बोर्डिंग, वेयर यू ग्रेजुअली मेक द पर्सन फेमिलियराइज विद डिफरेंट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज हैं, जो भी है, ठीक है। ये सारा काम होता है एचआर का। अब तो खैर एचआर ने इसको बहुत ज़्यादा टेकअप कर लिया, बट ऑर्गेनाइजेशनल या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट का एग्जैक्टली यही रोल होता है यहाँ पर कि किस तरह वो उस बंदे को उसकी लर्निंग करवा रहा है। इसको कहते हैं लर्निंग द रोप्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा कि यू एक्चुअली स्टार्ट टू लर्न द रूल्स ऑफ द गेम, कैसे कैसे मैंने यहाँ पर फिट होना है, ठीक है, ताकि मैं यहाँ ऑड वन आउट ना लगूं। इवेंचुअली क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा उस कल्चर को एम्बॉडी कर लेता है कि ही बिकम्स अ कैरियर एज वेल, फिर वो नए बंदे को आके वो उसकी ऑनबोर्डिंग करता है, ठीक है, इस तरह से हो रहा होता है। हाँ पे मैंने एक अटैच कर दिया विजुअल, अगेन इट्स द सेम थिंग। पहला स्टेप है व्हेन यू आर गेटिंग ऑन बोर्ड, फिर सेकंड में आप एनकाउंटर हो रहे लोगों के साथ, इवेंचुअली आप सेटल इन हो गए हो, ठीक है। अच्छा, अब लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप के बारे में बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि क्या होती है क्या नहीं होती, बहुत थेरीज हैं इसके ऊपर। तो वी हैव टू सी कि लीडरशिप जो है वो मैनेजमेंट से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो अब इस पर बात लेते हैं। लीडरशिप को कहते हैं कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस, आप कैसे दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। एक मिनट। अच्छा, so they say that leadership is a process of influence, जहाँ पर you're able to create an influence in other people, ठीक है, और आप उनको एक certain goal की तरफ direct कर सकते हो, simply अगर हम leadership को देखें। अच्छा, अब जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है उनका कहना ये है कि लीडर्स और मैनेजर्स बहुत डिफरेंट होते हैं, दे डिफर इन द वे दे look at a problem and the way they deal with people, ठीक है। मैनेजेरियल जो रोल है दैट इज फोकस्ड ऑन बिल्डिंग कॉम्पिटेंस, कंट्रोल, वही सब चीज़ें जो हमने ऊपर देखी कि किस तरह से लोग एक बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन कर रहे होते हैं। लेकिन जो लीडरशिप है वो डिफरेंट है, वो इंस्पायर
करती है, वो एक विजन क्रिएट करती है और वो आपके अंदर से मोटिवेशन ड्राइव करके उसको जो टास्क है उस तक पहुंचाएगी आपको, ठीक है। अच्छा, फिर अगेन यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस की बात है कि जो मैनेजर्स हैं दे वांट स्टेबिलिटी, कंट्रोल, वो ज़्यादा फोकस्ड होंगे रिजल्ट्स पे। जो लीडर होगा वो आपकी एफर्ट को भी काउंट करेगा, ठीक है। ही विल गिव क्रेडिट वेयर ड्यू। और फिर ये कि जो लीडर है ही विल टॉलरेट केओस, ही विल टॉलरेट अ लैक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि वो ज़्यादा कंसर्न होगा लोगों के बारे में। मैनेजर कंसर्न होगा काम के बारे में, ठीक है। Again, leadership is the ability to influence a group towards the achievement of goals and sorry, not formal, informal आएगा, let me correct this. अच्छा, लीडरशिप जो होती है ना वो इनफॉर्मल भी हो सकती है, यानी कि जरूरी नहीं है कि कोई बंदा आप इमीडिएट बॉस ही हो तो वो आपका लीडर होगा। लीडर कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो मैनेजमेंट पोजीशंस होती हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, मोर ऑफन देन नॉट दे हैव अ फॉर्मल अथॉरिटी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगेन देयर इज अ विजुअल व्हिच डिफरेंशिएट्स बिटवीन द टू। लीडर है वो गोल्स पे फोकस करेगा, वो एफर्ट पे फोकस करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, ट्रस्ट इंस्पायर करेगा, ठीक है। मैनेजर है वो क्या करेगा, उसको टास्क चाहिए, उसको काम चाहिए, वो आपको इंस्ट्रक्ट करेगा, वो अप्रूव या डिस करेगा और वो चाहेगा कि मैं कंट्रोल मेरे पास रहे, ठीक है। ओके, अब कुछ आइडियल लीडरशिप ट्रेट्स देख लेते हैं। क्या चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी इंसान को एक इफेक्टिव लीडर बनाती हैं। अगेन, लीडरशिप इज नॉट इनबॉर्न, ठीक है। कोई क्वालिटीज आप में हो सकती हैं, हों, लेकिन देखो ना, अब ये चीज़ें आपको बाय बर्थ तो इनकी ज़रूरत नहीं थी। जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपकी इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं। हमने बात की कि कुछ हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं जो हम लेके पैदा होते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होंगी टाइम के साथ। एक बच्चे को तो नहीं लीडरशिप क्वालिटीज चाहिए, तो ही विल नॉट बी बॉर्न विद दोज ट्रेट्स। हाँ, उसमें कहीं पर्सनैलिटी में कोई एलिमेंट हो सकता है कि ओ ही इज़ वेरी मे बी कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी जो हम बात करते हैं, लेकिन फिर भी वो कैरिज्मा कहाँ से आता है? कुछ करते हैं आप तो आता है ना, ऐसे ही तो लोग आपके दीवाने नहीं होते। यू हैव समथिंग इन यू, राइट, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, जिससे मुतासर होते हैं लोग। तो ये सब चीज़ें आप ओवर टाइम डेवलप करते हो, लर्न करते हो। सो लीडरशिप इज अ लर्न स्किल, ठीक। ऐसा नहीं हम कह सकते कि नहीं जी कुछ लोग तो बॉर्न लीडर्स एंड सम आर जस्ट नॉट वर्दी इनफ टू बी अ लीडर। अच्छा, दे आर विजनरी, वो एक लॉन्ग टर्म विजन देख सकते हैं जो कि शायद एक आम बंदा उस तरह ना हो सकता, ठीक है। दे इंस्पायर अदर्स टूवर्ड्स द बेस्ट पोटेंशियल, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि वो अपने अंदर भी उनको कॉन्फिडेंस होता है और दूसरों की एबिलिटीज में भी होता है, एंड दैट्स हाउ दे लीड देम, ठीक है। कई दफा आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो तो लेकिन आपका टीचर, पेरेंट या कोई भी मेंटर आपको कहते हैं यार डू दिस, तो वो भी लीडर हो सकता है। मैंने जैसे बात की कि लीडरशिप एक फॉर्मल रोल भी हो सकता है, इनफॉर्मल वे में भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर उनमें हमने बात की थी इमोशनल कोशेंट की, कि इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है टू बी सक्सेसफुल इन द वर्क प्लेस और टू हैव अ लीडरशिप रोल, ठीक है। तो अगेन ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप यू हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर पीपल, प्लस यू आर एबल टू कीप अ पल्स ऑन योर टीम कि अच्छा अब इस वक्त क्या चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। इतने आप इमोशनली अट्यून्ड हो उनके साथ। फिर ये कि ऑब्वियसली एक लीडर के लिए ज़रूरी है कि वो ऑनेस्ट हो, इंटेग्रल हो, इसलिए उसके अंदर इंटेग्रिटी हो, इसलिए ताकि लोग उस पर ट्रस्ट कर सकें, ठीक है। ट्रस्टवर्दी होगा तो लोग उससे अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, और वो बहुत अच्छा मेंटोर और कोच होना चाहिए, ठीक है। हमने कल बात की थी कि कोचिंग और थेरेपी में क्या फ़र्क होता है। तो लीडर कोचिंग करता है, थेरेपी तो नहीं देगा वो, ऑब्वियस दैट इज़ डिफरेंट डोमेन जो कि एक साइकोलॉजिस्ट कर रहा होगा या जो भी प्रोफेशनल कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब वो सिर्फ लोगों को मोटिवेट, वो जो मोटिवेशनल स्पीकर आके करते हैं वो नहीं करता। इट्स नॉट मेयर वर्ड्स, इट्स एक्चुअली बाय एक्शन। वो अपनी एग्जाम्पल से लोगों को मोटिवेट कर रहा होता है, वो हैंड्स ऑन होता है। वो ये नहीं कहेगा कि तुम ये करो, तुम वो करो, वो खुद जंप इन करके करना चाहिए। अब ये मसला वो, अच्छा आगे हम देखते हैं इसकी जो टाइप्स हैं डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स, ठीक है। अब कर्ट लेविन एक उसने इन चीज़ों पे काम किया, डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स पे। और भी बहुत सारी लीडरशिप स्टाइल्स की थियरीज होंगी, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन, तो हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। बाकी भी ना मिलती जुलती इसी से हैं। एट द एंड ऑफ द डे यही तीन चार पांच कैटेगरीज बनती हैं। एक हो गया अथॉरिटेरियन लीडर्स, कौन जो कि अपने पास अथॉरिटी रखते हैं, दे डोंट ट्रस्ट अदर पीपल, ना वो लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं ना वो लोगों पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। बिकॉज वाई पीपल डोंट ट्रस्ट देम, क्योंकि दे आर नॉट इंस्पायरिंग सम चेंज, ठीक है। अब डंडा लेके तो नहीं ना लोग फिर आप पर ट्रस्ट करेंगे। अच्छा, just give me a minute.
फिर आ जाते हैं डेमोक्रेटिक लीडर्स। अब जिस तरह नाम से जाहिर है, दे इनवाइट पार्टिसिपेशन फ्रॉम अदर्स। जब उन्होंने कोई डिसीजन लेना हो तो दे गिव पीपल द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, ठीक है। वो माने ना माने वो अलग बात है, ठीक है। फुल अथॉरिटी नहीं दे रहे वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, लेकिन एटलीस्ट वो उनको शामिल जरूर करें, उनका कंसेंसस जरूर ले रहे हैं, बात जरूर सुन रहे हैं उनकी, ठीक है। तीसरी आ जाती है बिल्कुल ही जो इसको कहते हैं एक्सट्रीम लिबर्टी उन्होंने दी हुई है, लेज़ेस फेयर। ये क्या करते हैं कि ये डेलीगेट कर देते हैं सारी की सारी अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट्स को, और वो ही सारा कुछ चला रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगेन कुछ लीडरशिप स्टाइल्स की बात हो जाएगी, क्योंकि कई दफ़ा ये टर्म आ जाती होती है एग्जाम में। सो जस्ट सो यू गाइस आर फेमिलियर विद इट, ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल, ठीक है। ट्रांजैक्शनल लीडर क्या करेगा, उसको जो है ना आपका काम चाहिए इन एक्सचेंज फॉर सम रिवॉर्ड, ठीक है। ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है। ट्रांजैक्शन क्या होती है, एक्सचेंज हो रहा है किसी भी चीज़ का, गुड्स एंड सर्विसेज का, या आप उसको सर्विस दे रहे हैं, वो आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड दे रहा है, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो वो इस तरह से काम हो रहा होता है ट्रांजैक्शनल लीडर्स। जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स हैं, दे आर मोर क्या उसे कहते हैं, मोर करिज्मेटिक, ठीक है। वो आप में मोटिवेशन इंस्टिल करेंगे, ठीक है। एंड दे मूव फॉलोअर्स टू अवेयरनेस अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। वो आपको आपके सेल्फ इंटरेस्ट से ग्रेजुअली मूव करके लाएंगे ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे, एंड दे विल इंस्पायर अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर ओन अप्रोच टूवर्ड्स वर्क, ठीक है। मतलब वो विजन पे काम करे होंगे, ओवरऑल पिक्चर पे काम करे होंगे, और जो ट्रांजैक्शनल है उनको उस टास्क का पूरा होना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगेन दो टाइप्स के लीडर्स पे बात कर लेते हैं, जैसे हमने अभी डिफरेंट डिस्कस किए। एक है जी ट्रेडिशनल लीडर्स, जो कि क्या करते हैं कि वो ज़्यादा अथॉरिटेरियन होते हैं, ठीक है। वो पावर अपने पास रखते हैं, ओनरशिप को ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड रखेंगे। अब ये चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो जब आप तो कहते हैं ना कि पॉलिटिकल कल्चर्स की भी बात करते हो, क्योंकि लीडर्स पॉलिटिकल नेचर के भी होते हैं, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं कि दे हैव स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं अलाउ करते, और वो क्या करेंगे, कोई मसला हो जाएगा तो उस पर काम कर लेंगे एक रिएक्टिव तरीके से, ठीक है। और ये आखिरी चीज़ बहुत ज़रूरी है कि फीडबैक मैकेनिज्म उनका कैसा होगा कि वो एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे होते हैं। कोलैबोरेटिव लीडर्स जो कि आजकल ज़्यादा इनकी हाइप क्रिएट हुई है खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर में, ये क्या करते हैं कि दे try to be more open with their knowledge sharing, consensus encourage करते हैं, they take suggestions from the team, ठीक है। brainstorming encourage करते हैं। फिर ये कि वो flexibility रखते हैं roles and responsibilities में, काम को थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड रखते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो दे ट्राई एंड कवर द रूट कॉज, ठीक है, बजाय वो ब्लेम गेम करें। और फिर ये कि उनका जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो ऑन गोइंग होता है, इनफॉर्मल होता है। आपको आपने अच्छा काम किया उसी वक्त आपको फीडबैक दे देंगे, यार ऐसे था वैसे था। लेकिन ट्रेडिशनल लीडर्स गो फॉर अ फॉर्मल वे ऑफ फीडबैक, जो रिटर्न साल के एंड में आपकी बनेगी परफॉर्मेंस रिव्यू, ठीक है। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। अब डिसीजन मेकिंग अगेन इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। पहले आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो कि अच्छा ये प्रॉब्लम आ गया, फिर आप उसके मल्टीपल जो है ना sources of information लेते हो। You try to gather all the data possible about that particular problem, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, आप देखते हो अच्छा इसको करने से क्या होगा, एंड यू एनालाइज द पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, प्रोज एंड कॉन्स आप उसके बैठ के देखते हो, ठीक है। उसके बाद जाके आप यू फाइनली मेक द चॉइस। अब इसको आप आसान उससे फॉर योर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको समझ लो कि जब आपने अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी थी तो वो भी एक डिसीजन मेकिंग थी, ठीक है। आपने लिस्ट डाउन किए सारे आपके पास जो अवेलेबल ऑप्शंस थी, फिर आपने उनको डिफरेंट क्राइटेरियाज पे जज किया कि अच्छा किस में मेरी एक्सपर्टीज़ है, किस में मेरा इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है, कौन सा सब्जेक्ट ओवरलैप करता है, इस तरह की सारी बातें, ठीक है। किसका सिलेबस छोटा है, किसकी किताबें अवेलेबल है, बहुत सारे फैक्टर्स थे, किसका मेंटोर अवेलेबल है, ठीक है। इवेंचुअली यू रीच अ डिसीजन। अब ये कहते हैं कि जी ये दिस इज अ फ्लो चार्ट, दिस इज सिंपल, जो मैंने बताया ये वही है, ठीक है। और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक आप एक फेवरेबल डिसीजन पर ना पहुंचे, या जो भी आपने अल्टीमेट आपका गोल था वो अचीव ना हो, ठीक है। अब ये कहते हैं कि जी डिसीजन मेकिंग एक रैशनल एलिमेंट भी होना चाहिए, राइट। सो रैशनैलिटी कैसे आती है, इसकी तीन टाइप्स हैं। एक तो ये कि आप डिलिबरेट रैशनैलिटी, यानी कि आप क्या कर रहे हो कि डिसीजन आपने ले लिया, अब आप कह रहे हो कि दिस इज एक्चुअली सूटेबल टू द सिचुएशन, ठीक है।
यानी कि डिसीजन मेकर क्रिएट्स अ सिचुएशन जहाँ पे वो डिसीजन फेवरेबल लग रहा होता है, ठीक है। हमारे पेरेंट्स अक्सर हमारे साथ इस तरह करते हैं कि वो हमें कोई बात जब समझा रहे होंगे तो वो उसको ऐसा प्रेजेंट करेंगे कि हमें लगेगा कि वो फेवरेबल बात हो रही है, ठीक है। मतलब डिलिबरेटली आपने उसकी रैशनैलिटी क्रिएट कर दी। पर्सनल रैशनैलिटी में क्या होता है कि आप बेस करते हो उसको अपने गोल्स के ऊपर रादर देन द ऑर्गेनाइजेशंस गोल, कि अच्छा इस वक्त आप अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रहे होते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल में क्या होता है, अच्छा पर्सनल रैशनैलिटी कैन बी सब्जेक्टिव, ऑब्वियसली हर बंदा उसको एक डिफरेंट एंगल से देखेगा। ऑर्गेनाइजेशनल रैशनैलिटी क्या होती है कि जिसमें यू आर डायरेक्टिंग द डिसीजन टुवर्ड्स द ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिविटी ला रहे हो, आप कॉमन गुड की बात कर रहे हो, आप सेल्फ इंटरेस्ट नहीं देख रहे, आप ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, फिर बात आती है डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स की। इसमें भी दिस इज सिमिलर टू लीडरशिप स्टाइल्स, ठीक है। और आप इसको रिलेट कर सकते हो कि अगर एक अथॉरिटेरियन लीडर है तो वो उसकी डायरेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगी, वाई बिकॉज वो ऑटोक्रेटिक इन नेचर है, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग करते हुए उसकी टॉलरेंस फॉर एम्बिगुइटी जो है वो लो है, और ही इज मोर कंसर्न विद द टास्क। इसी तरह जो एनालिटिकल डिसीजन मेकर है वो ज़्यादा कंसर्न है इंफॉर्मेशन को एवेलुएट करने से। हम लोग पर बात की कि जब डिसीजन मेकिंग कुछ प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। तो एनालिटिकल ही हैज़ अ हाई टॉलरेंस फॉर एम्बिगुइटी, क्योंकि वो चीज़ों को उनके प्रोज एंड कॉन्स में जा रहा है, वो एनालिसिस ज़्यादा करे। ऑब्वियसली जब आप एनालाइज कर रहे हो तो देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड एम्बिगुइटी अटैच्ड टू दैट, ठीक है। कंसेप्चुअल क्या करते हैं कि दे टेक अ लॉट ऑफ रिस्क, ठीक है, एंड दे टेंड टू हैव अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। वो कहते हैं कि अच्छा हम सब कुछ इन्विजन करके फिर डिसीजन लेंगे, सारे लोगों के कंसर्न्स और जो भी सारी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, एंड दे आर मोर इनोवेटिव। जो बिहेवियरल डिसीजन मेकर्स हैं, यहाँ पे ये वर्ड मिस हो गया, नीचे टॉलरेंस लिखा हुआ है, दे आर मोर सपोर्टिव एंड वार्म, और वो डेमोक्रेटिक होंगे। अगेन ये वाले लीडर जो डिसीजन मेकिंग स्टाइल है, ये कौन से लीडर्स करेंगे, जो ज़्यादा डेमोक्रेटिक होंगे या पार्टिसिपेटिव होंगे, ठीक है, कोलैबोरेटिव होंगे। जैसे मैंने मल्टीपल टर्म्स इस्तेमाल किए हैं कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको डिफरेंट वर्डिंग में लिख सको, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं वर्क मोटिवेशन की। अब मोटिवेशन इज समथिंग दैट वी स्टडीड एट लेंथ, ठीक है। तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, जो नई चीज़ें सिर्फ उन पर बात करेंगे। मोटिवेशन क्या होती है, इट्स द विलिंगनेस टू पुट इन एफर्ट टू रीच ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, और साथ में आपकी कोई इंडिविजुअल ऑब्वियसली नीड्स भी मिल सेटिस्फाई हो रही हो, ठीक है। अब इसमें दो टाइप्स के मोटिव्स आ जाते हैं, वन इज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। हमने इसकी पहले भी बात की। इंट्रिंसिक क्या होते हैं, इंटरनल, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक क्या होंगे, जो एनवायरनमेंट के साथ अटैच्ड होंगे। अच्छा, अब इसमें दूसरी चीज़ प्राइमरी सेकेंडरी मोटिव्स, ये क्या होते हैं, कोई बताएगा? मैम जिस तरह मैस्लो ने कहा था कि हमारी प्राइमरी मोटिव्स होती हैं, जैसे कि मतलब हमें एनर्जी चाहिए तो हमें खाना पीना है, और उसके अलावा हमारी बिल्कुल। मतलब ये प्राइमरी में आ जाती है ना, खाना पीना, स्लीपिंग, हमारे ये भी प्राइमरी मोटिव है। और उसके बाद रिप्रोडक्टिव भी आ जाती है, इसमें भी आ जाती है, रिप्रोडक्टिव मोटिव हमारा जो होता है। और सेकेंडरी में हमारा एक मोटिव होता है कि हमने किस तरह से लाइफ में एक्सेल करना है, और हमने अपने आप को जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइज करना है फाइनली, अपना करियर बनाना है, और फाइनली जो है अपना सेल्फ एक्चुअलाइज करना है। ठीक है। तो अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी मोटिव्स की बात करें तो अभी हम जनरल बात करें तो बेशक आप मैस्लो की टर्म्स ना भी यूज़ करो, ठीक है। आप वैसे बता सकते हो कि प्राइमरी इज समथिंग बेसिक या फिजियोलॉजिकल, जैसे हमारी, मैंने बताया कि फूड एक मोटिवेशन है, फाइनेंशियल जो है हमारी कॉम्पेंसेशन वो एक प्राइमरी मोटिव होता है, और सेकेंडरी सारे वो आ गए जो सोशल हैं या पर्सनल हैं, कि आपको यू नीड टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, यू हैव अ नीड फॉर अचीवमेंट, फॉर रिकग्निशन, फॉर एफिलिएशन, ये सब बातें उसमें आ गई। अच्छा, अब मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स को हम 2-3 दफ़ा देख चुके हैं, उसको हम नहीं देखेंगे। वी लुक एट द टू न्यू थ्योरीज, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। हर्जबर्ग ने कहा कि दो फैक्टर्स हैं, वन इज मोटिवेशन एंड वन इज हाइजीन। अब हाइजीन का कॉन्सेप्ट इसका बड़ा डिफरेंट सा है, और सिंपली ये कहता है कि कुछ तो फैक्टर्स हैं हमारी इंटरनल, जैसे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक है। इंट्रिंसिक क्या है कि जी हमें रिकग्निशन चाहिए,
हमारी नीड फॉर अचीवमेंट है, ये सारे मोटिव्स हो गए हमारे जो कि पर्सनल है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, जैसे वर्क प्लेस का कल्चर कैसा है, वर्क प्लेस क्लाइमेट क्या है, हमारा लीडर या हमारा बॉस का हमारे साथ क्या एटीट्यूड है, कोवर्कर्स कैसे हैं, इस तरह की चीजें आ जाती हैं एक्सट्रिंसिक में, ठीक है। तो अगर तो वो बंदा सेटिस्फाइड होगा ना, तो वो एट्रीब्यूट किसको करेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर्स। मैं सेटिस्फाइड हूँ वर्क प्लेस पे बिकॉज मैं अपनी, मुझे वहाँ रिकग्निशन मिल रही है या एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है इसको मिल रही है, ठीक है। लेकिन अगर तो वो एक्सट्रिंसिक डिससेटिस्फाइड होगा ना, तो वो क्या करेगा, उसको एट्रीब्यूट करेगा अपने एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स पे, ठीक है, जिसको उसने कहा हाइजीन फैक्टर्स हैं वो। फिर उसने कहा कि व्हेन दीज फैक्टर्स आर एडिक्वेट पीपल विल नॉट बी डिससेटिस्फाइड, यानी कि अगर आप उसके जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं उनको पूरा कर दें तो उसकी डिससेटिस्फैक्शन तो कम हो जाएगी। ऑल्दो वो अपनी डिससेटिस्फैक्शन को उनसे ही एट्रीब्यूट कर रहा था कि जी पॉलिसीज नहीं अच्छी, यहाँ पे बड़ी वर्क पॉलिटिक्स है, ये है वो है, मेरा बॉस ऐसा है वैसा है, ठीक है। लेकिन अगर आप उनको एलिमिनेट कर दें, उन फैक्टर्स को ठीक कर दें, उसकी वर्क एनवायरनमेंट बेहतर कर दें और उसको जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस कर लें, सेटिस्फैक्शन तो उसकी ठीक हो जाएगी, लेकिन ही विल नॉट बी मोटिवेटेड। अगर आपने उसको मोटिवेट करना है सही मानों में, तो आप उसको इंट्रिंसिकली मोटिवेट करें, ठीक है। जैसे हमने पहले भी बात की, जो इंट्रिंसिक एट्रीब्यूशन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, ये सारे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं। तो दैट ड्राइव्स अस मोर टुवर्ड्स डूइंग समथिंग। कि हमने बात की कि हम फिर पैरालाइज नहीं फील करते, हम हेल्पलेस नहीं फील करते, हमें लगता है हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि टू मोटिवेट पीपल इन दैट जॉब एम्फसाइज ऑन द इंट्रिंसिक फैक्टर्स, उससे आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगी। उसको ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो जहाँ पे वो ज़्यादा अचीव कर सके, उसको रिकग्निशन मिले, ठीक है, और उसके लोगों के साथ रिलेशंस अच्छे हों, इस तरह की चीज़ें। तो अब ये थियरी है ना, ये वर्क मोटिवेशन में भी आती है, ये जॉब सेटिस्फैक्शन की बात करती है, ठीक है। तो ये दोनों जगहों पे आप लिख सकते हैं। दूसरी थेरी जो मैस्लो की ही थेरी की तरह से रिएक्शन में आई, आप कह लो, या उससे सिमिलर भी है, आपको पढ़ के लगेगा कि कोई खास फर्क नहीं है, बट एक छोटा सा फर्क है इसमें। तो जो था ना एल्डरफर, उसने कहा कि जो नीड्स है ना वो तीन होती हैं, एक एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। ये बिल्कुल वही है मैस्लो वाली, ठीक है। एग्जिस्टेंस यानी कि बेसिक हमारी फिजियोलॉजिकल सेफ्टी नीड्स, और रिलेटेडनेस की वही जो हमने अपनी सोसाइटी, सोशल सेटअप, फ्रेंड्स को वर्कर्स के साथ रिलेट करना है, हमारी जनरल सेल्फ एस्टीम की नीड्स हैं, ठीक है। और ग्रोथ नीड्स हमारी हो गई एक्चुअलाइजेशन की, द नीड टू बी प्रोडक्टिव, द नीड टू एक्सरसाइज आवर फुल पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या था, उसने कहा कि ये जो नीड्स हैं दे आर नॉट स्टेप वाइज प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक नीड फुलफिल करो फिर दूसरे पे जाओ, क्योंकि मैस्लो ने तो ये कहा ना कि पहले हम फिजियोलॉजिकल फुलफिल करते हैं, फिर बिलोंगिंगनेस, फिर स्टीम, फिर ये वो, ठीक है। उसने कहा ऐसा नहीं है, तीनों नीड्स साइमल्टेनियसली ज़रूरी होती हैं। और इनको जो मैनेजर्स होते हैं या जो लीडर्स हैं, उनको, उन्होंने अगर अपने एम्प्लॉयज़ में वर्क सेटिस्फैक्शन बढ़ानी है, उनको मोटिवेटेड रखना है, तो ज़रूरी है कि वो तीनों नीड्स पे इकट्ठा काम करें, ठीक है। उसने कहा हाँ, ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस डिफरेंट हो सकता है, वो वेरी कर सकता है इंडिविजुअल, कोई वो यूनिवर्सल पिरामिड नहीं है मैस्लो की तरह कि भाई इस तरह होगा तो सारी दुनिया के लोग इसी तरह ऑपरेट करेंगे, कहीं डिफरेंट होते हैं। तीसरी बात उसने ये की, कोई एक नीड पूरी नहीं हो रही तो आप दो नीड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस शुरू कर दोगे, आप उधर रिग्रेस कर जाओगे। जैसे अगर एक इंसान की ग्रोथ नीड्स है, ही वांट्स टू गेट प्रमोटेड, ठीक है, वो प्रमोट नहीं हो रहा तो उसके फ्रस्ट्रेशन की वजह से क्या होगा कि वो रिग्रेस कर जाएगा। रिग्रेस हमने पढ़ा था कि ऐसा बिहेवियर जो आपके प्रीवियस वेज पे वापस चले जाओ, आप अपनी जिस स्टेज से आप निकल चुके हैं आप वापस उस पर चले जाओ। तो वो दोबारा से, जिस तरह फर्ज करो, वो अपनी स्टीम नीड्स को पूरे करने के लिए या रिलेटेडनेस की नीड्स को पूरा करने के लिए वो ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन शुरू कर देगा, ठीक है। अब हो सकता है कि वो उनके साथ इंटरेक्ट करके मैं दिल हल्का करता हूँ कि देखो मुझे ये प्रमोशन नहीं दे रहे या मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, कुड बी एनीथिंग, ठीक है। अच्छा, तो ये थी सिंपली हमारी ERG थ्योरी, ठीक है, ये वाली। अच्छा, अब जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, उसके हम फैक्टर्स कह सकते हैं उसको। बहुत सिंपल सी बातें हैं, आप भी अगर इमेजिन करो तो क्या चीज़ें आपको जॉब सेटिस्फैक्शन में पुल करेंगी। ऑब्वियसली द नेचर ऑफ योर वर्क, पहली चीज़। आपको कोई जॉब ऑफर होती है, पहली बात आप ये सोचते हैं अच्छा उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या नेचर ऑफ वर्क, करना क्या होगा, काम क्या है, ठीक है। और हर इंसान, ऑब्वियसली हमने नीड्स की बात की, मोटिव्स की बात की, दे वांट टू हैव सम इंडिविजुअल
सेटिस्फेक्शन एज वेल, ठीक है, क्या हमारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, हमें उसमें से हमारी ग्रोथ के क्या पोटेंशियल है। तो ये सारी वही बातें हैं कि ऑब्वियसली आपकी जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, कितना चांस है एक्सेल करने का, ये बातें अक्सर हम अपने इंटरव्यू में पूछ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वी वांट टू बी सेटिस्फाइड, हम